नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, जिस पर हम भाग 1 और भाग 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ में जाकर आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था गारसा दी तासी द्वारा रचित इस्तवार दी ललितरे तुर एंदुई हिंदुस्तानी, और दूसरे हमारे इतिहासकार थे शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना थी शिव सिंह सरोज। गारसा दी तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों की जो रचनाएं थी वो वर्ण अनुक्रम पद्धति पर आधारित थी। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को भी हमने पढ़ लिया था। साथ में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। दोनों रचनाएं जो थी, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु की जो रचनाएं थी वो काल अनुक्रमी पद्धति पर आधारित थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर आधारित था। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम आगे आने वाले इनके बाद जो इतिहासकार हुए थे उनके बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो इतिहासकार हुए हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए थे। इनकी रचना थी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं। तो वो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन सा साहित्य इतिहास लिखा है? वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रंथ अधूरा है, तो वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ 2 भागों में लिखना था, लेकिन इसका सिर्फ पहला भाग ही प्रकाशित हुआ है जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग था और अधूरा ग्रंथ था क्योंकि इसमें भक्ति काल तक की रचनाएं ही सम्मिलित हैं। इतिहास लेखन का आधार क्या था इनके? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास लेखन का आधार बनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को। इनकी ज़्यादातर जानकारी इन्होंने इतिहास से ही ली हैं, शुक्ल जी के। इनके जो प्रकरण हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में वो हैं 7, और इस ग्रंथ में उन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1993 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास शामिल किया है। इन्होंने आदि काल को 2 भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय इन्होंने 750 से 1000 विक्रमी संवत तक लिया है, और चारण काल को इन्होंने 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक लिया है। इन्होंने जो एक गलती की है वो की है कि स्वयंभू को इन्होंने प्रथम कवि मान लिया है, जबकि स्वयंभू कौन है? अपभ्रंश के कवि, हिंदी के नहीं। केवल भक्ति काल तक की रचनाओं का विवेचन इनकी रचनाओं में है, जो अभी मैंने आपको बताया था। इनके आगे जो हैं वो आते हैं अब बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे इम्पोर्टेंट, जितने रामचंद्र शुक्ल हैं उतने ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की ज़्यादातर मान्यताओं का खंडन जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। और अगर किसी की मान्यताओं को महत्व दिया गया है तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद। देखिए, शुक्ल जी के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी की ज़्यादातर मान्यताओं का खंडन किसने किया है तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी 3 रचनाएं हैं और इन तीनों रचनाओं के क्रम भी पूछ लिए जाते हैं, इनकी रचनाओं का काल भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इनकी रचनाओं के नाम याद रखिएगा और उनका रचना काल। हिंदी साहित्य की भूमिका इसकी रचना हुई थी 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में रचा गया। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी में लिखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किया। शुक्ल जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहना उचित माना है उसे आचार्य द्विवेदी जी ने आदिकाल कहना उचित माना है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आचार्य शुक्ल की बहुत सारी मान्यताओं का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो पहला खंडन तो यही है कि जिस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहना उचित समझा था
उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल मानते हैं। वो आदिकाल के नाम पर ज़्यादा महत्व देते हैं। कहते हैं कि आदिकाल नाम ही उचित है। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों का आधार मानकर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया था, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं है, वो ज़्यादातर सारे ग्रंथ क्या हैं, झूठे। अगला जो इनका खंडन है वो देखिए, शुक्ल जी ने जो भक्ति आंदोलन का उदय माना है कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण शुक्ल जी ने क्या माना है, पराजित हिंदू जाति की निराशा को माना है। क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी के कारण जो उस समय हिंदू जो थे वो बहुत दुखी रहते थे, निराश से हो गए थे, और इसी कारण उन्होंने भक्ति की ओर ध्यान दिया। ये शुक्ल जी का मानना था। जबकि द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है। उन्होंने क्या कहा है कि जो भक्ति का उदय है वो इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ। जहाँ शुक्ल जी हिंदू जाति की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति काल का उदय मानते हैं, वहाँ द्विवेदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। शुक्ल जी ने कबीर की उपेक्षा की थी, लेकिन द्विवेदी जी ने कबीर दास की अवहेलना करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जहाँ शुक्ल जी कबीर से उपेक्षा करते थे, उन पर ध्यान नहीं दिया था, वहीं द्विवेदी जी कबीर के पक्ष में थे और उनकी अवहेलना करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले थे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनके बारे में कहा, किनके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। मतलब प्रमाण के साथ शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इन पंक्तियों को लिखकर पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किनकी हैं। तो ये पंक्तियाँ किनकी हैं? आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। अगला जो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्व है परंपरा में, वो है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। वृहत मतलब बहुत बड़ा इतिहास। अब इसे वृहत इतिहास क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें जो शुरू में योजना बनाई थी तो इसमें 16 खंड थे, और उसके बाद उसमें 2 खंड और जोड़ दिए गए, तो इसमें टोटल 18 खंड हो गए। और एक और बात, हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है उसमें 100 से अधिक लेखकों ने अपनी योगदान दिया है। संपादित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो है, इसका संपादित करने वाले कौन थे? 100 अधिक लेखकों का समूह, सामूहिक प्रयास है ये। इसको प्रकाशित करने के लिए किससे कहा गया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 16 जुलाई 1993 ईस्वी में। ये प्रश्न भी आ जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 16 जुलाई 1993 ईस्वी में। इसमें कितने खंड हैं? 16 शुरू में, और बाद में 2 जोड़ दिए गए, तो ये 18 खंड हो गए। स्थूल ढांचा मतलब जो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास रचा गया था वो किस ढांचे पर आधारित था? तो उसका आधार भी शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ही था। प्रत्येक खंड, इसका जो प्रत्येक खंड है हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास का, अलग अलग विद्वानों द्वारा संपादित है, इसलिए शैली की एकरूपता नहीं रह पाई है इसमें। देखिए किस विद्वान ने कौन सा खंड रचा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास लिखा है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। ये 12 खंड हैं और जिन्होंने जो लिखा है वो यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इनको याद करने के लिए हमें कीवर्ड्स पकड़ने होंगे। कीवर्ड्स मतलब हमें नाम पकड़ने होंगे, एक शब्द इधर से एक शब्द इधर से, ताकि ये हमें याद रह जाए। इनको लिख लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे भगीरथ मिश्र है, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, हम कैसे याद करेंगे कि काव्या नाम की एक लड़की थी जो रथ में बैठकर भाग गई। तो काव्यशास्त्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास अगर पूछा जाए तो किसकी है? भगीरथ मिश्र की। भाग गई रथ में बैठकर, तो भगीरथ मिश्र ऑप्शन में 4 तो आएंगे ही। आप याद कर लेना, काव्या नाम की लड़की रथ में बैठकर भाग गई, तो ये हमारा याद हो जाएगा। अगला है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा।
अब इसे कैसे याद करेंगे? हमारे एक ग्रुप है या टीम है, टीम में एक लड़का है जो राजस्थानी है और उसका नाम मोतीलाल है। याद हो जाएगा कि हमारी टीम में राजस्थानी लड़के का नाम मोतीलाल है। इस तरह से याद कर सकते हैं। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की रचना क्या है? हिंदी वीर काव्य। अब इसे कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे कि जो वीर होते हैं, वीर तो मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। अब वीर तो मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। वीर ये हो गया हिंदी वीर काव्य। तोमर इनके रचनाकार टीकम सिंह तोमर, यहाँ से हम कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की रचना हिंदी काव्य की भूमिका, 6वें खंड में। अब डॉक्टर नगेंद्र से क्या बना सकते हैं? नागा। नागा कौन थे? जो अपनी एक रीति पे चलते थे और उससे पीछे नहीं हटते थे। रीति पे चलते थे और जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। अब वो 6वें खंड में थे। नगेंद्र की जो ये रीति काव्य की भूमिका थी वो 6वें खंड में थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो नागस थे वो 6ठी मंजिल पर रहते थे क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी? 6ठी पर रहने की। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का रचना क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन। अब विलोचन में देखिए, लोचन, लोचन क्या है? नेत्र। नेत्र का काम क्या होता है? दर्शन करना। नेत्र को दर्शन से जोड़ लीजिए, तो साहित्य का इतिहास दर्शन क्या हो गया? विलोचन शर्मा का, नलिन विलोचन शर्मा का। अगला देखिए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब इसमें क्या है? संवेदना है और राम। हमारे देश में राम मंदिर पर कितना झगड़ा हुआ था। कई लोग कहते थे कि राम का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। तो देखिए, हम इससे ये चीज़ याद कर लेते हैं। जब लोग कहते थे कि राम का कोई स्वरूप नहीं है तो हमारी आस्थाओं को ठेस लगती थी और हम क्या हो जाते थे? संवेदनशील। तो राम का किससे संबंध जोड़ देंगे? संवेदना से, कि राम का स्वरूप आएगा तो संवेदना से जुड़ जाएगा। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी हिंदी साहित्य का की और संवेदना का विकास। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी रचना है। तो कैसे पता करेंगे? अब संसार, विश्व, विश्व का अतीत, विश्व का क्या होता है? अतीत। संसार का एक अतीत होता है और अतीत में कौन है? विश्वनाथ। इस तरह से जोड़ लेंगे कि विश्व के अतीत में विश्वनाथ थे। विश्वनाथ हमारे भगवान। डॉक्टर धीरेन्द्र की हिंदी साहित्य को कैसे याद करेंगे? आप कहेंगे कि हम जब हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? हिंदी साहित्य को धीरे धीरे याद करते हैं। हिंदी साहित्य को कैसे करेंगे? धीरे धीरे, मतलब धीरेन्द्र, जो वो हिंदी साहित्य के रचनाकार हो गए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य के रचयिता। अब यहाँ पर हिंदी साहित्य धीरे धीरे पढ़ा था, अब यहाँ पर क्या करेंगे? आधुनिक हिंदी साहित्य का कैसे पता चलाएंगे? कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, मतलब आधुनिक काल का जो समय होता है, उसमें ज़्यादातर किसकी मान्यता है? पैसों की, लक्ष्मी जी की। सब लक्ष्मी को अधिक महत्व देते हैं। तो आधुनिक में क्या हो गया? लक्ष्मी नागर वार्ष्णेय का हो गया। आधुनिक हिंदी साहित्य किसका हो गया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। अब एक और नाम आ जाता है, इसमें भी आधुनिक शब्द ही है, लेकिन इसको हम अलग कैसे करेंगे? इसमें क्या है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास है। तो जब कहेंगे कि हिंदी साहित्य का विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, तो हम क्या करेंगे? जो हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी? कृष्ण काल से। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कृष्ण काल से हुआ था। तो हिंदी साहित्य का विकास कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने लिखा था। ब्रिज रत्नदास को कैसे याद करेंगे? खड़ी बोली हिंदी साहित्य इतिहास इनकी रचना है। तो हम इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ब्रिज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? रतनदास, और वो खड़ी बोली में बात करते, मतलब लोगों से सीधा खड़ी बोली में बात कर देते थे, सीधे साधे। तो हम इसे इस तरह से याद करते हैं कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य इतिहास किसकी है? ब्रिज रत्नदास की। प्रभुदयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। तो चैतन्य महाप्रभु शब्द आप याद कर सकते हैं। चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य से महाप्रभु, प्रभुदयाल यहाँ से जुड़ जाएगा। चैतन्य और प्रभु का संबंध हो गया। तो बड़ा आसान है इनको ठीक से याद करना। अगले और अंतिम जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार यहाँ पर पढ़ेंगे वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनकी रचना पूछ ली जाती है कि कौन सी है। वह है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 ईस्वी में लिखा गया था। ये भी पूछ लिया जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास
में आदिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित साहित्य को सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य में विभाजित किया गया है। राज्य आश्रित को रासो साहित्य में, लोक आश्रित को लोक मनोरंजन की रचनाएं, पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, इन भागों में विभाजित किया। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा के बारे में पूरा पढ़ लिया है। उम्मीद होगी कि आपने तीनों भाग देख लिए हैं। यदि आपने तीनों भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तभी आपको उस पूरे भाग समझ में आएंगे और आसानी से याद हो सकते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।